के ट्राइब्यूनल, और वही जो दो लोग जाहिल आए थे वही आपका फैसला करेंगे। उनको कोई सबूत नहीं देना है। क्लासिक ये है, उनको कोई सबूत नहीं दे रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आपको सबूत देना है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। उनका क्लेम वैलिड है, आपका क्लेम कागज पे नहीं है। तब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि भारत में जो पूरी जमीन है उसमें सबसे बड़ी ताकत में, सबसे बड़ी मेजरमेंट में जमीन पहले नंबर पर रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। यह आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का जज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आपके शहर का एक नामी ग्रामी जो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। पीयूष भाई, मैं ये सोच ही नहीं सकता था जिंदगी में कि इतने बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आएंगे। मुंबई गया था मैं अभी 15 दिन पहले, मेरी कोई सभा नहीं थी, अब वो ट्रस्ट के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना था। मैं तो ऐसे जैसे यहां बात कर रहा हूं वैसे ही वहां बात कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था ये 4-5 लोग मुझे जिन्होंने ओबेरॉय होटल में कॉफी पिलाने के लिए बुलाया है, ये चाहते क्या है मुझसे। उसमें से उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन का कोई आदमी आया हुआ था। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हुआ, जो इतना संपन्न आदमी है, इतना संपन्न आदमी है, क्या लोग नहीं थे उसके पास। बॉम्बे में उसका सबसे बड़ा मकान है। मुकेश अंबानी के मकान के आधे हिस्से पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है। लड़ नहीं सकता कोर्ट में। जो प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के घूम सकता है, लेकिन कानून नहीं बदलवा पा रहा, क्योंकि वो इतना ताकतवर है। 10, 5, 15, 20, 50 करोड़ रुपया दे देता है, 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। बीमारी को समाप्त नहीं कर पा रहे, बीमारी को थोड़े दिन के लिए टल जाती है, एक्सटेंशन पे चली जाती है। मैं और आपकी क्या औकात है। ये बताया इस देश के किसी नेता ने भाई कि तुम ये जो 100 गज की जमीन, 500 गज की जमीन, 1000 गज की जमीन के लड़ रहे हो, ये जमीन तुम्हारे पास नहीं है। और 1995 से 2013 के बीच में जो समाज के तौर पे, समाज में जो हो रहा है, वो जमीन पे देखिए। हर चौराहे पे, हर सड़क के ऊपर, हर हाईवे के ऊपर, हर एक्सप्रेस, कहीं भी एक मस्जिद और कहीं भी कोई कुत्ता बाबा, कोई बुढ़ा बाबा, उसकी लेकिन मजार पैदा हो जाती है। मजार बनने के बाद आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वक्फ बोर्ड वाला कहता है 144 नंबर वक्फ प्रॉपर्टी खत्म। उसने कह दिया, खत्म हो गई कहानी। इसलिए पुलिस नहीं तोड़ने दे रही आपको। आप कहते हैं पुलिस नहीं करना चाहती, अधिकारी नहीं है। यह देश किसका है? जो मकान मालिक होता है उसकी आवाज में अलग पहनापन होता है। जो किराएदार होता है ना, वो हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है। आपने 1946 का नारा नहीं सुना था, जब पूरे देश में नेशनल असेंबलीज के चुनाव हो रहे थे, 1585 सीटें थी, तब नारा आपने सुना ही नहीं। उनका ठीक है, पता नहीं कौन लगा रहा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा, हम भूल गए। लेकिन वो नारा उस वक्त भी था। लेकिन उसके बाद का नारा मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 20 साल सुना है इन्हीं कानों से। तब शायद मेरे लिए अलीगढ़ हिंदुस्तान के अलावा मैं हिंदुस्तान को जानते ही नहीं था। अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, नमाज, कुरान शरीफ, ये वो, रोजा नमाज, इस जिंदगी के अलावा मेरी जिंदगी नहीं थी। खेल कूद, बस मैं जानते नहीं था कि भारत क्या है। मैं तो उसी के अंदर ही अंदर रहता था। तब नारा लगता था, लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। मैं आज भी उसको एनालिसिस करता हूं तो मैं कहता हूं उन्होंने अपना एजेंडा कभी नहीं बदला। वो अपने एजेंडे से 1 मिनट के लिए इधर से उधर नहीं हुए। लेकिन हम सेकुलर, समाजवाद, सुपर सेकुलर, सुपर राष्ट्रवाद, हम एक के बाद एक प्रयोग कर रहे हैं। और हम उस चौराहे पे खड़े हुए हैं। मांस रेप हो तो हम नहीं बोलते, बंगाल में रेप हो हम नहीं बोलते, मेवात में रेप हो तो हम नहीं बोलते, मलारकोटला में हो तो हम नहीं बोलते। हम सहन करते हैं, हमें सहन करना है। ये किसी जिंदा कौम की निशानी है?
आपका मान सम्मान, आपकी घर, पत्नी, बेटी की इज्जत लूटने के बाद बचा क्या आपके पास? ये पैसा रुपया क्या करेगा भाई? खाना अच्छा खाएंगे, बुरा खाएंगे, महंगा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, वो तो जानवर भी खाता है यार। उसमें आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया? इसलिए हम सुबह उठते हैं, चले आते हैं, आ जाते हैं। हमारे डिस्कोर्स बिल्कुल अलग है। हम सुनना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते, क्योंकि इससे कोई नाराज हो जाएगा। लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम आज 2021 के भारत में अगर आपको यह लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको लेके लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि मेरे बारे में लोग क्या राय बनाते हैं। जिनको जो राय बनानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सिंबल, आपके देश का मुखिया, पहली बार मैंने कहा कि मैं मोदी को बीजेपी लीडर और प्रधानमंत्री के अलावा एक तीसरे एजेंडे पे देखता हूं। उसके 1000 फैसले अच्छे हैं, बुरे हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एम नॉट बॉदर्ड। पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई फैसला समय के हिसाब से लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान से आते वक्त पाकिस्तान पे उतरा और नवाज शरीफ की मां के पैर छू लिए उसने। उसी पाकिस्तान पे उसने 2 बार हमला भी किया। यह स्थिति बदलती रहेगी, यह परमानेंट नहीं होती। मैं एक तीसरी चीज देखता हूं जिस वजह से शायद मैं गली गली घूम रहा हूं। मेरी कोई निजी ख्वाहिश नहीं है, सार्वजनिक मंचों से कह चुका हूं कि अगर मुझ पे दबाव भी डाला राजनीति का, तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति आपका मुंह बंद कर देती है और सच बोलने से मना करती है। मुझे उस गिनती में नहीं खड़ा होना। इसलिए जो काम राष्ट्र की चेतना को जगा सकता है, जो आप में एक सम्मान का भाव भर सकता है, जो आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग दे सकता है कि मैं हूं और मुझे अपने होने पे गर्व है, मैं शर्माता नहीं हूं। पहली बार मैंने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, क्योंकि वो सिंबल है, दुनिया उसे देखती है। मुझे 94 में या 95 में भारत के प्रधानमंत्री पुर्तगाल गए थे, पीयूष भाई। पुर्तगाल में एक मंदिर का निर्माण होना था। मंदिर बन गया और उसके बाद में उसका इनॉग्रेशन होना था। भारत का प्रधानमंत्री वहां मौजूद था। वहां का जो हमारा एम्बेसडर था, उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते हैं यहां के हिंदू कम्युनिटी का, आप इस मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं। उस प्रधानमंत्री ने कहा, नो आई कांट डू दैट, आई बिलोंग टू ए सेकुलर स्टेट, मैं ये नहीं कर सकता। मैं उस दिन को सोचता हूं और फिर जवाहरलाल नेहरू के उस दिन को सोचता हूं जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के सरकारी खर्चे से रिनोवेशन को गलत ठहराया था। मैं 70 साल के समय में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, वो अपनी जगह है, लेकिन इसी दौर में मैंने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री पूरे गाजे बाजे के साथ नेपाल के उस मंदिर में 8 घंटे पूजा करता है। प्रधानमंत्री की शक्ल में घुसता नजर आता है, लौट के रुद्राक्ष के माला और बड़े बड़े तिलक लगे हुए होते हैं। यह मैसेज है कि तुम अपने होने पे शर्माओ मत, तुम जो हो वो रहो। दुनिया उसी को मानती है जो अपनी पहचान से कंप्रोमाइज नहीं करता। बहुत लोगों को लगता था मंदिर चला जाएगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उसको पता चल गया था कि इस बार लोग नाराज नहीं होंगे, बल्कि 283 से 303 पहुंचा देंगे। इसलिए केदारनाथ गया। यह मैसेज वो देश को नहीं, इस राष्ट्र को दे रहा था। इसलिए उसने किसी जगह भी कहीं कोई अपोलोजिस्टिक नहीं है, किसी तरीके से शर्माता नहीं है। ये घड़ियां, ये लम्हे, ये मूवमेंट किसी राष्ट्र के निर्माण में बहुत कम समय के लिए आते हैं। इसको 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, आलू महंगा हो गया है, ये हो गया है, इससे तुलना मत कीजिए भाई।
बहुत छोटी बात है।